नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। देखो 5 मिनट में लेट हो चुका हूँ और आज देखो इसलिए आपकी ये क्लास इस समय चल रही है। पता है क्यों? क्योंकि देखो डेली मैंने कहा था कि डेली आपका जो टाइमिंग होता है क्लास का, डेली जो टाइम होता है आपकी क्लास का, समय जो होता है, वो वैसे तो दिन में आपकी क्लास चलती है। दिन में कितने बजे चलती है आपकी क्लास? तो मुझे पता है आपकी क्लास जो दिन में चलती है। देखो मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है ना मेरे ऊपर कि हाँ सर, इतना साइंस पढ़ना है आपसे, कंप्लीट विज्ञान आपको पढ़ना है, तो सर छुट्टी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपको पता है आज दिन में मैराथन हुई थी। तो सुबह से लगातार शाम तक मैराथन चली है आपकी, साइंस की मैराथन यूट्यूब के ऊपर बेटा। इस वजह से दिन में जो आपकी क्लास 1 से 2 बजे होती है, आपकी क्लास का टाइमिंग मैंने क्या बताया था? 1 से 2 बजे एप्लीकेशन पर आपकी ये क्लास चलती है। सभी को गुड इवनिंग भाई। बहुत सारे विद्यार्थी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, पुष्पिंदर, शिव कुमार, अभिजीत और बाकी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कमेंट में बहुत स्पीड से आपके कमेंट चल रहे हैं। रूपा पांडे बेटा गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। दिन में आपकी जो क्लास चलती है एप्लीकेशन पर, ये चलती है कितने बजे? 1 से 2 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। लेकिन आज इस वजह से आपकी क्लास चल रही है क्योंकि आज दिन में क्या हुआ था हमारा? आज हमारा एक मैराथन क्लास दिन में हुआ था, जिसकी वजह से मैं आपकी ये क्लास ले नहीं पाया था बेटा। आज दिन में मैराथन हुआ था, इस वजह से इस आज मैंने इस टाइम क्लास आपकी लगवा ली। तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मैं क्लास ले लूँ 1 घंटा इस टाइम तो कोई दिक्कत तो नहीं? आपके भले के लिए ही ले रहा हूँ बेटा। तबीयत खराब है फिर भी क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं सच में चाहता हूँ कि रेलवे का जब तक पेपर आए आप लोगों को पूरा का पूरा साइंस में पढ़ा दूँ। सच में मैं चाहता हूँ कि आपका एसएससी का कोई पेपर आए उससे पहले मैं पूरी की पूरी विज्ञान आपको पढ़ा दूँ। ठीक है? इस वजह से क्लास ले रहा हूँ। एक भी दिन छुट्टी नहीं करूँगा आपसे, ये प्रॉमिस किया है मैंने। ठीक है? तो आज दिन में मैराथन थी, इस वजह से आज मैं इस समय क्लास ले रहा हूँ। वैसे रेगुलर 1 से 2 बजे तक बेटा आपकी क्लास चलती है, कल को भी चलेगी, डेली चलेगी। ठीक है? अच्छा तो बच्चों, आज आपको पता है कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? हमारा जो पिछली क्लास के अंदर चैप्टर चल रहा था उसका नाम था, आपको पता होगा, मैटर। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मैटर, यानी कि पदार्थ नाम का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर जो हमारा पिछली क्लास के अंदर चल रहा था उसका नाम था मैटर, पदार्थ। और पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसकी स्टेट्स पढ़ी थी। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? पदार्थ की अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं हम पढ़ रहे थे। और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ी थी। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे भाई स्वावन पाल जी, शिवम परमार। हाँ बेटा, बायोलॉजी क्लास भी जल्दी ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करो उसकी। ठीक है? तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि देखो भैया, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती हैं यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जो चीजें जगह घेरती हैं उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। इतना कल हमने पढ़ा था बेटा। अर्पिता जी, राजीव कुमार, गणेश, कल हमने इतना पढ़ लिया था कि वह हर चीज जिसमें द्रव्यमान होती है, जो जगह घेरती है, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ। और पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 5 हमने आपको बताई थी? सबसे पहले सॉलिड हमने बताया था, ठोस। उसके बाद लिक्विड बताया था, द्रव। उसके बाद गैस हमने आपको बताया था। चौथा हमने आपको प्लाज्मा बताया था। पांचवा हमने आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कितनी बताई थी? बोलो। 5। सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा जो हमने बताया था उसका नाम क्या था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। है ना? ये 5 स्टेट बताए थे। और आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। पहली जो 3 स्टेट हैं, पहली जो 3 अवस्थाएं हैं, उनको हमने थोड़ा सा पढ़ा था।
ठोस द्रव गैस कि किसका डेंसिटी, किसका घनत्व ज़्यादा होता है, भारी कौन होता है। तो सॉलिड भारी होता है, द्रव उससे कम होता है, गैस सबसे कम होता है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई इनके बीच में आकर्षण बल किस में ज़्यादा होता है, तो ठोस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में उससे कम होता है। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब सबसे पहले आज आप हेडिंग डालेंगे क्या, देखो पिछली क्लास में हमने 3 स्टेट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा, पिछली क्लास में हमने 3 स्टेट पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड, सॉलिड का मतलब हमने ठोस पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड, लिक्विड का अर्थ है हमने क्या पढ़ा था, द्रव पढ़ा था। और तीसरा जो हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था, गैस, यानी कि गैस हमने पढ़ा था। तो ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अब हम इन तीनों का कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन का मतलब होता है इन तीनों को आपस में कैसे बदलते हैं एक से दूसरे में। तो आप हेडिंग डालें, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस द्रव गैस का आपस में बदलना, ठोस द्रव गैस का आपस में बदलना। ठीक है, ठोस द्रव गैस का आपस में क्या पढ़ेंगे, बदलना हम पढ़ेंगे। कैसे आपस में बदला जाता है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इधर मैंने लिख लिया सॉलिड, इधर मैंने क्या लिख लिया बेटा, ठोस लिख लिया। इधर मैंने लिख लिया लिक्विड, लिक्विड का मतलब मैंने द्रव लिख लिया। और इधर मैंने लिख लिया गैस, इधर मैंने लिख लिया गैस। अब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो मान लीजिए सॉलिड का मतलब होता है कोई बर्फ का टुकड़ा, ऐसे समझो सॉलिड का अर्थ क्या होता है, कोई बर्फ का टुकड़ा है। आइस, आइस जानते हो, बर्फ। आपस में इनको कन्वर्ट करना सीखते हैं बेटा। मान लीजिए ये ठोस है, जब भी मैं सॉलिड बोलूं, ठोस बोलूं, आप ये समझना कि कोई बर्फ का, आइस का टुकड़ा है। और जब मैं द्रव बोलूं, पानी, तो क्या समझोगे, पानी। और गैस का मतलब होता है भाप, पानी जब भाप बन के उड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अगर कोई सॉलिड है ठोस और वो सीधा लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि द्रव में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। कोई ठोस यदि द्रव में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप याद रखना इसे मेल्टिंग कहा जाता है। यानी कोई पिघल गया होगा, कोई ठोस पिघल कर क्या बन गया होगा, याद रखना द्रव बन गया होगा। या फिर इसको मेल्टिंग के अलावा एक और नाम से जाना जाता है, इसी को फ्यूजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं बेटा। क्लियर है आप लोगों को, या तो मेल्टिंग का हो या फ्यूजन का हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सर वापस यदि हो जाए, मान लीजिए कोई पानी है, पानी, पानी का मतलब लिक्विड, और वो सॉलिड में जम जाता है, ठोस में जम जाता है। कोई द्रव है, द्रव, और वो किस में जम जाता है, ठोस में जम जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यानी कि पानी को आपने बर्फ में जमा दिया, पानी को बर्फ में यदि आपने जमा दिया तो इसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं इसको, फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग का अर्थ होता है जमना, फ्रीजिंग का अर्थ क्या होता है, जमना। इसको हिंदी में कहा जाता है कि वो जम गया। ठीक है, लेकिन इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ठोस बनने की प्रक्रिया, सॉलिड बनने की प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोसीकरण के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि ठोसीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेटा नहीं, क्या ऐसा मत सोचो कि सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास होगी। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और राधिका मैम आपको बायोलॉजी की क्लास करवाएंगी। तो पहले केमिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो दोनों सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा और मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा देंगी। ठीक है, जल्दी से बताओ वीरेश यादव, क्या यहाँ तक समझ में आया कि कोई लिक्विड है, द्रव, और वो ठोस में जम जाता है, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं, यानी जमना, या और क्या कहते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन, यानी ठोसीकरण के नाम से जानते हैं। अगर मैं इधर से इधर पूछूं कि कोई लिक्विड है, द्रव, और वो गैस में उड़ जाता है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कोई द्रव है, द्रव, और वो यदि गैस में बदल जाता है, कोई लिक्विड, तो कौन सी प्रोसेस होगी,
कोई लिक्विड जब गैस में बदल जाता है, बताओ बेटा। कौन बच्चा मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि जैसे पानी है, पानी को जब ज़्यादा गर्म करते हैं, 100 डिग्री पर पानी को यदि आपने गर्म कर दिया, वीरेश यादव वैसे तो डेली आपका टाइम टेबल कितना होता है बेटा, डेली 1 बजे आपकी क्लास चलती है। कितने बजे? 1 बजे दिन में। लेकिन आज हमारी एक मैराथन क्लास थी जिसकी वजह से मैं आपकी ये क्लास दिन में नहीं ले पाया था, आज इसीलिए रात को आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, चलो सुनो। तो मैंने कहा बेटा कोई लिक्विड है, द्रव, अगर वो गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे एवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहा जाता है इसको? वाष्पीकरण, या इसी को वेपोराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेपोराइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हाँ सर कल, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, 1 बजे होती है डेली, और आज सिर्फ आज आज के लिए हुई है ये क्लास इतने बजे। ठीक है बेटा, इस वजह से, क्योंकि दिन में आज समय नहीं मिला तो मैंने सोचा क्यों बच्चों की छुट्टी की जाए, क्यों बच्चों की छुट्टी की जाए, क्यों ना उनको 1 घंटा पढ़ाया जाए। ठीक है, तो बताओ बेटा, पानी को यदि गैस में बदल रहे हैं तो कौन सी घटना होती है? एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण याद रखना, एग्जाम्पल जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल का बनना, बादल का बनना, क्लाउड, बादल जो बनते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप बोलोगे क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना, एक वेपोराइजेशन या एवेपोरेशन होता है, बादल का बनना। ये बात आपको क्या करना है? याद। अच्छा बेटा एक बात बताओ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जिस पॉइंट पर, जैसे आप कोई लिक्विड है, मान लीजिए ये है पानी, ये पानी है, द्रव, ये क्या है? द्रव। अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो ये किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। लेकिन कितने डिग्री पर बदलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी भाप बन के कब उड़ेगा? जब आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर कोई लिक्विड, कोई द्रव गैस में बदल जाता है? तो उस बिंदु को बेटा मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उस बिंदु को? याद रखना, उस बिंदु को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, मतलब क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु उसे कहा जाता है। ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु होता है क्वथनांक बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस बिंदु को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, दिमाग मेरा कहीं और चला गया। छोटा बच्चा एक बाहर खेल रहा है ना, वो बार बार हंस रहा है। तो याद रखना बेटा, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, मेल्टिंग नहीं बेटा, क्या कहेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ऐसा बिंदु जिस पर कोई लिक्विड द्रव में बदल जाता है उसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बेटा। ठीक है, हर किसी लिक्विड का वो अलग अलग होता है, हर किसी का क्या होता है बेटा? वो अलग अलग। जैसे पानी का होता है 100 डिग्री, और जैसे एल्कोहल होता है, एल्कोहल जानते हो, दारू, एल्कोहल, उसका होता है 70 डिग्री सेल्सियस। तो एल्कोहल जो होता है वो 70 डिग्री पे भाप बन के उड़ जाता है। पानी उड़ता है 100 डिग्री पे भाप बन के, तो उसको क्वथनांक बिंदु के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है, अब आता है वापस, वापस आ जाओ। यदि मैं बोलूं कि कोई गैस है, गैस, और वो बदल जाती है लिक्विड में, द्रव में। जैसे मान लो पानी को तुमने ज़्यादा उबाला, पानी को गर्म किया, तो वो किस में जा रहा था? उड़ के, भाप बन के वो जा रहा था। तो गैस जा रही थी भाप बन के। यदि आपने गैस को लगा दिया, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, सोवनपाल जी, एनटीपीसी से पहले बिल्कुल हो जाएगा। जैसे गैस जा रही थी बेटा, तो गैस जब आपने कोई भी बर्तन लगाया, प्लेट से टकराएगी। मैंने कोई बर्तन ऐसे लगा दिया, भाई पानी भाप बन के उड़ के जा रहा था, मैंने ऐसे लगा दिया, तो अब भाप किसको टकराएगी? इस बर्तन को, तो वापस पानी टपकने लगेगा। तो बेटा इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन कहते हैं, मतलब संघनन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संघनन के नाम से इसको जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? तो वर्षा होना, रेन, रेन का मतलब वर्षा होना। वर्षा किसका एग्जाम्पल है? बरसात होना। तो देखो वर्षा कहाँ से होती है? ऊपर बादल है, बादल, और ऊपर से जब बादल में से क्या गिरता है? पानी गिरता है, तो गैस किस में बदल रही है? लिक्विड में। तो वर्षा का होना इसका उदाहरण है। या फिर बेटा, हाँ,
एक बात और सुनना मेरे बच्चे, कि जैसे मैं कहूँ ठंड के मौसम में, आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप किस पानी से नहाते हो? गर्म पानी से। कौन कौन नहाता है? हाथ खड़े करो। गर्म पानी से कौन कौन बच्चा नहाता है? हाथ खड़े करो। तो आप जब गर्म पानी से नहाते हो तो पानी तो आपके ऊपर गिर जाता है, लेकिन जो गर्म पानी की भाप होती है, वो अगर वॉशरूम है तुम्हारा, जो बाथरूम होता है उसमें शीशा लगा हुआ होता है, तो वो शीशे पे जाके जम जाती है। तो गैस जो है वो शीशे पे जब जमेगी तो वो पानी जैसा दिखेगा फिर आपको, है ना? जब भाप जो होती है, भाप वो शीशे पे जब जमती है तो लिक्विड जैसा दिखता है। तो गैस किस में बदल गई बेटा? लिक्विड में बदल गई। तो याद रखना, फॉगिंग ए मिरर, ये किसका एग्जाम्पल है? फॉगिंग ए मिरर मतलब शीशे पर भाप जमना। शीशे पर भाप जमना, ये किसका उदाहरण है? ये आपका कंडेंसेशन का ही उदाहरण है। शीशे पर भाप जमना संघनन का ही उदाहरण है। ये आपको याद हो गया? जल्दी से बता दो बेटा। राम प्रवेश सिंह, जल्दी से बताओ बेटा। तबीयत ठीक नहीं है राम प्रवेश, इसीलिए लो आवाज आ रही होगी, कोशिश करें समझने की बेटा। ठीक है, तो गैस जब लिक्विड में बदल जाती है तो इसे कहते हैं संघनन। वर्षा का होना या शीशे पर भाप का जमना, ये दोनों इसके उदाहरण याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल हमारा आता है कि यदि मान लो कोई सॉलिड है, ठोस, और वो सीधा गैस में बदल जाता है। मान लो कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ, और वो सीधा गैस में बदल जाए। कब बदलेगा? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि इसे ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। जब कोई ठोस, जब कोई सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, आज ये चैप्टर बेटा अभिजीत बर्मन खत्म हो जाएगा। अर्पिता, हाँ बताओ क्या होता है? जब कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन के नाम से उसको जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे कमेंट करके क्या होते हैं? इसके उदाहरण बताओ। जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर को जब जला देते हैं, आग लगा देते हैं, पूजा करते हुए देखा है कपूर से लोगों को? कपूर को जब जला देते हैं तो वो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? हाँ सर, बायोलॉजी की क्लास कब से होगी? बेटा मैं पूछ के बताऊंगा आपको मैम से, ठीक है, कि कब से बायोलॉजी की क्लास होगी। आज कल पक्का पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बताओ, कपूर जो है वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। तो बच्चों, आपको ना कपूर का फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या होता है कपूर का फॉर्मूला? C10H16O। क्या होता है कपूर का फॉर्मूला? C10H16O, ये कपूर का सूत्र होता है बेटा। ये सीधा किस में बदल जाता है? ठोस से गैस में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन इसे कहा जाता है। अगला आता है नेफ्थलीन की गोलियां। क्या आता है? नेफ्थलीन की गोली। नेफ्थलीन की गोली जो होते हैं, नेफ्थलीन की जो गोली होती हैं, ये भी क्या होती हैं हमारी? आपने देखा होगा कपड़ों में रख देते हैं नेफ्थलीन की गोली, कपड़ों में रख देते हैं ना, तो कपड़ों में से स्मेल नहीं आती। या वॉशरूम, जो आप जाते हैं ना पब्लिक टॉयलेट, वॉशरूम में जाते हैं तो नेफ्थलीन की गोली रख देते हैं ताकि स्मेल कम आए। तो ये नेफ्थलीन की गोली कपूर की तरह ही दिखती है, बस थोड़ी बड़ी होती है, ठोस होती है, सफेद रंग की होती है या गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, तो बेटा ये गोली भी ठोस से सीधा किस में बदल जाती है? गैस में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसका फॉर्मूला होता है C10H8। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C10H8 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्या आता है? अगला आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। क्या आता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल, ये तीनों याद रखना। हिंदी में भी इसका नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये पत्थर जैसा होता है, सॉल्ट होता है, नमक। ठीक है, ये सॉल्ट होता है, नौसादर इसे कहते हैं। तो ये पत्थर जैसा होता है और सीधा किस में बदलता है? ठोस से सीधा गैस में आपका ये बदलता है। एक और क्या होगा? आयोडीन भी इसका एग्जाम्पल है। क्या बेटा? आयोडीन भी इसका उदाहरण है। आयोडीन भी इसका उदाहरण है। एक और याद रखना, क्या? सॉलिड CO2, यानी कि ठोस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस, देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं कौन सी गैस? ऑक्सीजन। हम छोड़ते कौन सी गैस है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं। बट अगर ये ठोस अवस्था में हो जाए, सॉलिड स्टेट में हो जाए, तो इसे ड्राई आइस कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसे? ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ इसे कहते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस इसे कहते हैं। तो ये ड्राई आइस भी ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। क्या आपको यहाँ तक याद हो गया बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहाँ तक याद हो गया। जल्दी से बताओ भैया। बताओ क्या यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया? फटाफट से बताओ बेटा। ये सूखा बर्फ होता है, ये हमारी जो नॉर्मल बर्फ होती है ना उससे बिल्कुल अलग होता है बेटा। नॉर्मल वाली जो बर्फ होती है उससे लगभग कितना ठंडा होता है? ये 74 टाइम्स होता है। ड्राई आइस नॉर्मल बर्फ से कितना ठंडा होता है? ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, लिख लो बेटा। शुष्क बर्फ नॉर्मल बर्फ से कितना ठंडा होता है? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया 74 टाइम्स। ठीक है, तो ये ऐसा होता है एकदम पत्थर जैसा, जैसे हमारी बर्फ होती है ना, सेम होता है एकदम। बस अंतर इतना है कि हमारी जो बर्फ होती है जो हम यूज करते हैं वो पानी में बदलती है, पिघल के पानी बन जाता है। बट ये जब पिघलती है तो पानी नहीं बनता, बल्कि सीधा गैस में बदलती है। तो याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है रूपा पांडे बेटा? ऋषभ घोष, जल्दी से बताओ इसका यूज कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है कहाँ पर? जैसे हॉस्पिटल में इसका यूज होता है। जब मरीज को ज़्यादा चोट लग जाती है ना, पेशेंट जो होता है उसको ज़्यादा चोट लग गई, सोचो उसका सर फट गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा फट गया, तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले, डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कहता है कि आप ना इसको पहले ठंडा करो। तो ठंडा करने के लिए हम अपनी वाली बर्फ़ का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अपनी वाली जो आइस होती है, अपनी वाली जो बर्फ़ होती है वो किस में बदलती है? पानी में। तो इसकी भाप लगाई जाती है बेटा, इसको नंगे हाथों से नहीं पकड़ा जाता। ड्राई आइस को, शुष्क बर्फ को नंगे हाथों से नहीं पकड़ा जाता। क्यों? क्योंकि ये इतनी ठंडी है कि जल जाते हैं हाथ, ठंड के कारण इतनी ठंडी होती है। 74 गुना, 74 टाइम्स ठंडी होती है हमारी बर्फ से ये। ठीक है, कितने गुना? 74 गुना ठंडी होती है। 74 गुना ठंडी होती है ये इतनी ठंडी होती है, हमारी नॉर्मल जो बर्फ है उससे 74 गुना ठंडी होती है ये। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? कृत्रिम बादल, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने के काम। शादियों में देखा होगा, दूल्हा दुल्हन जब जाते हैं तो नीचे कोहरा सा हो जाता है, धुआं सा हो जाता है, तो मटके में इसको रख देते हैं, मटका होता है ना मिट्टी का, उसमें इसको रख देते हैं और ये धुएं धुएं में एकदम बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। क्लियर है बेटा? हाँ, समझ में आया सभी लोगों को? अब एक प्रोसेस बची। देखो अभी आपने पढ़ा क्या? सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिया, यानी ठोस से द्रव पढ़ लिया, द्रव से ठोस पढ़ लिया। एक आपने पढ़ा द्रव से गैस, यानी लिक्विड से गैस पढ़ लिया, और गैस से क्या पढ़ लिया? लिक्विड। ठीक है, एक आपने पढ़ा सॉलिड से गैस। अब आपको एक और पढ़ना है, वो क्या है बोलो? आपको एक पढ़ना है क्या? कि यदि कोई गैस डायरेक्ट किस में बदल जाए? सॉलिड में बदल जाए। यदि कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए, यानी कि ठोस में बदल जाए। यानी अभी तो पढ़ा सॉलिड से डायरेक्ट गैस, लेकिन अब आपको पढ़ना है गैस यदि सॉलिड में बदल जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डिपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि इसे निक्षेपण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में, ठोस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को डिपोजिशन, निक्षेपण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका उदाहरण है आपको याद रखना है, जैसे फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला पड़ना। क्या होता है? पाला पड़ना। फ्रॉस्ट जो होता है, पाला पड़ना, ये किसका उदाहरण है? अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉस्ट जो होता है, पाला पड़ना, ये किसका उदाहरण है, तो आप याद रखना फ्रॉस्ट आपका डिपोजिशन का एग्जाम्पल है, यानी कि आपका किसका उदाहरण है? निक्षेपण का उदाहरण है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, पाला पड़ना, जैसे ठंड में देखा होगा कि घास के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो चादर सी जम जाती है, परत जम जाती है मैदानों में। ठीक है, तो पाला पड़ना किसका उदाहरण है? आप लोग याद रखना, हमारा गैस से सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ से ना कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना। चलो ये तो ख़त्म हुआ, लेकिन अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखो। क्या?
इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखने हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमने बताया था क्या, एक हमने बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बताओ कमेंट करके, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, कौन बताएगा। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, मतलब क्या चीज होती है क्वथनांक बिंदु। कब आता है किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, कब आता है। क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, जब कोई, क्या बेटा, जब कोई लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव, किस में बदलता है, गैस में बदलता है, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, क्वथनांक बिंदु। यानी जब हम उसको गर्म करते हैं किसी द्रव को, लिक्विड को, और वो गैस में बदल जाता है, तो उस पॉइंट को, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। अब आता है अगला फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है अगला, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। अगला क्या आता है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। ठीक है, हिमांक बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है बेटा, फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, जम जाना। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड यानी द्रव किस में बदल जाएगा, सॉलिड में जम जाएगा, यानी ठोस में जम जाएगा, उस बिंदु को फ्रीजिंग कहते हैं। यानी जब कोई पानी, पानी जैसे पानी का अगर मैं पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी क्या है, लिक्विड, और वो सॉलिड में, बर्फ में कब जमेगा, 0 डिग्री पर जमेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो इसका मतलब है पानी गैस में कब बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अगला आता है, एक आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, इसे कहते हैं ओसांक बिंदु। ठीक है, ओसांक बिंदु भी इसको कहते हैं, ड्यू पॉइंट। ये क्या होता है, तो अब सुनो बेटा, ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जब कोई गैस, बेटा ये अलग से याद रखने आपको, जब कोई गैस लिक्विड में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, ओसांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कितने साथियों को समझ में आ गए, ये तीनों पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि जैसे गैस जा रही थी भाई, पानी भाप बन के उड़ रहा था, आपने क्या लगाया, प्लेट लगा दिया, तो पानी किस में वापस आ गया, वो आपका लिक्विड में आ गया। तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पर गैस लिक्विड में बदलती है, उसको ड्यू पॉइंट यानी ओसांक बिंदु कहा जाता है। बिल्कुल अरविंद जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद हुए, किस किस बच्चे को याद हो गए, कितने बच्चों को बेटा ये याद हो गए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब यहाँ से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताना कौन सबसे पहले बताएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन है हमारा, लिखो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर मैं आपसे पूछूं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमना, ये कौन सी प्रक्रिया है, रक्त का थक्का जमना, ये कौन सी प्रक्रिया है, कमेंट करके बताओ। कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। बताओ बेटा, कौन सबसे पहले बताएगा रक्त का थक्का जमना। जल्दी जल्दी से बताओ। अरे रक्त क्या होता है पहले ये बताओ मुझे, रक्त क्या होता है आपका, रक्त होता है हमारा लिक्विड, और वो जब जम जाएगा, थक्का जम जाएगा, तो वो किस में जम जाएगा, सॉलिड में। तो अभी तो हमने आपको समझाया था बेटा कि जब कोई लिक्विड सॉलिड में जमता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सॉलिडिफिकेशन। क्या आएगा आंसर, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, ठोसीकरण के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे इसको, सॉलिडिफिकेशन यानी ठोसीकरण के नाम से इसको जानेंगे। यहां तक बताओ कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। बताओ बेटा, कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, क्या कहेंगे इसको, सॉलिडिफिकेशन।
शिवानी आगे चले बेटा, शिवानी सेन, राजीव कुमार गणेश, शुभम पटेल। आगे चलते हैं, तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब तक हमने 3 स्टेट कंप्लीट कर ली, यानी टोटल आज हमको 5 स्टेट पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड, उसके बाद हमने पढ़ा लिक्विड, उसके बाद हमने पढ़ा गैस यानी ठोस द्रव गैस। फिर उन तीनों का आपस में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया, आपस में कैसे बदलते हैं। अब हम आते हैं चौथी स्टेट, जिसका नाम आता है प्लाज्मा। क्या आता है चौथी स्टेट का नाम? स्टार्ट कर रहे हैं चौथी स्टेट। क्या नाम आता है बेटा इसका? प्लाज्मा। ठीक है, तो हेडिंग डालो सभी अपनी कॉपी में प्लाज्मा। सभी को अपनी कॉपी में क्या हेडिंग डालना है बेटा? प्लाज्मा हेडिंग आपको डालना है। ठीक है, डालो जल्दी से। चलिए, शिवानी बिटिया, रूपा बिटिया और सभी बच्चे हमारे, विशाल यादव, राजीव कुमार, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। क्या? अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब जरा समझेंगे कि प्लाज्मा क्या है, तो ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले प्लाज्मा की खोज एक व्यक्ति हैं, 1920 में इन्होंने प्लाज्मा की खोज की और इनका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम होता है? बेंजा सॉरी इरविन लैंगविर। सबसे पहले प्लाज्मा की खोज करने वाले व्यक्ति हैं इरविन लैंगविर। हिंदी में नाम वही रहेगा सेम। सबसे पहले प्लाज्मा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? इरविन लैंगविर। अब जरा समझना कि आखिरकार प्लाज्मा कैसे बना, कैसे तैयार हुआ प्लाज्मा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कौन बच्चे सही सही जवाब देंगे? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कौन बताएगा? कि जैसे कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई का नाम बताओ। जो जॉन डाल्टन ने बताया था, कब बताया था? 1808, 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? एटम होता है, यानी परमाणु होता है। ये पिछली क्लास में बताया था। यानी दुनिया में जो भी आपको दिख रहा है, जो कुछ भी आपको इस दुनिया के अंदर दिख रहा है, सब किससे मिलकर बना है? सब एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बना है। सब किससे मिलकर बना है बेटा? एटम, परमाणु। चाहे कोई ठोस है, चाहे कोई द्रव है, चाहे कोई गैस है, सब कुछ परमाणु से मिलकर बना है। तो पता है इरविन नाम के व्यक्ति ने, इरविन लैंगविर नाम के व्यक्ति ने पता है क्या किया बेटा? ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे बीकर लिया, बर्तन, उसके अंदर क्या किया? छोटे छोटे आइस क्यूब, बर्फ। बेटा प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। क्या करना? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ। इरविन लैंगविर 1920 में आए और उन्होंने पता है क्या किया? छोटे छोटे इस बर्तन के अंदर आइस क्यूब यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और इनको नीचे से हीट, नीचे से हीट का मतलब क्या होता है? नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया, नीचे से इनको। ठीक है, हीट करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना, नीचे से गर्म करना। तो पहले ये बताओ क्या होता है? इस बीकर में क्या था? सॉलिड। सॉलिड का मतलब इसमें ठोस भरा हुआ था, क्योंकि बेटा बर्फ के टुकड़े क्या होंगे? सॉलिड होंगे, ठोस होंगे। जब इसने नीचे से इसको गर्म किया तो ये किस में बदल जाएगा? ये आपका लिक्विड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये ऊपर से बीकर तो बंद है, अब इसमें जब इसको नीचे से गर्म करेगा तो इसमें क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होगा? पानी। पानी। तो अब ये क्या है बेटा? यहाँ पे मैं लिख दूं, ये है लिक्विड। लिक्विड का अर्थ क्या होता है? द्रव। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया? ये जो हमारा इरविन लैंगविर है, ठीक है, हाँ, मेरी मैथ की क्लास 6:30 है और आप बेटा देखो, आज ना ऐसा हुआ भानु प्रताप कि सिर्फ आज आज के लिए ये मैंने क्लास इस समय लगवाई है आप लोगों की, क्योंकि आज दिन में क्लास नहीं हो पाई थी बेटा इस वजह से। नहीं तो डेली दिन में 1 बजे आपकी क्लास चलती है भानु, है ना। आज आज के लिए बेटा मैनेज कर लो बस। सुनो, जब हमने क्या किया, इरविन लैंगविर ने ठोस को गर्म किया, ये जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े थे इनको गर्म किया तो ये लिक्विड यानी द्रव में बदल गए। और जब इसने द्रव को गर्म किया यानी लिक्विड को जब इसने गर्म किया, द्रव को इसने गर्म किया, तो ये बदल जाता है गैस में। यानी इस बर्तन के अंदर थोड़ी देर में आपको अब क्या दिखेगा? इस बर्तन के अंदर थोड़ी देर में आपको अब गैस दिखेगा। क्या दिखेगा? यानी गैस।
इस बर्तन में थोड़ी देर में आपको अब क्या दिखेगा, गैस। गैस दिखती नहीं है, इसीलिए मैंने गैस इसके अंदर भरी नहीं है। तो जब इसने सॉलिड को गर्म किया किसके अंदर, सॉलिड को गर्म किया तो क्या बना, लिक्विड। लिक्विड को गर्म किया तो क्या बना, गैस। किसने किया, इरविन लैंगविर। लेकिन ये इतना बदमाश आदमी था, कौन, इरविन। इसने पता है गैस को भी गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ये इतना तगड़ा आदमी था, ये इतना मजबूत आदमी था इरविन लैंगविर। इसने गैस को ही गर्म करना स्टार्ट कर दिया। और पता है बेटा कितने टेम्परेचर पे गर्म किया, इसने गैस का जो टेम्परेचर है वो कर दिया लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। गैस का कितना टेम्परेचर हो गया, गैस का टेम्परेचर कर दिया 2000 डिग्री सेल्सियस। अब भाई जब इसने गैस को 2000 पर गर्म किया, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि गैस के एटम को गर्म किया। क्योंकि कोई भी चीज किससे मिलकर बनती है, बेटा कोई चीज किससे मिलकर बनती है, तो आप कहोगे सर कोई भी चीज एटम यानी परमाणु से मिलकर बनती है। कोई भी चीज किससे मिलकर बनती है, एटम यानी परमाणु से मिलकर बनती है। तो इसका मतलब चाहे कोई सॉलिड है, चाहे कोई लिक्विड है, चाहे कोई गैस है, सब बने तो एटम से ही होंगे ना, बने तो परमाणु से ही होंगे ना बेटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भाई साहब जो हैं इरविन लैंगविर, ये 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं गैस, यानी गैस के एटम को गर्म कर रहे हैं, गैस के परमाणु को गर्म कर रहे हैं। और बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि एक एटम कुछ ऐसा दिखता है। एक परमाणु को हम जब देखते हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि नाभिक पाया जाता है, जिसमें कौन होते हैं अंदर, प्रोटॉन होते हैं। और कौन होते हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहर जो चक्कर लगाते रहते हैं वो कौन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। वो बाहर कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इरविन जो व्यक्ति है, इरविन, ये गैस के परमाणुओं को गर्म कर रहा है। तो इसका मतलब सॉलिड, प्रोटॉन भी गर्म हो रहे होंगे, न्यूट्रॉन भी गर्म हो रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी गर्म हो रहे होंगे। भाई तीनों चीज गर्म हो रही होंगी बेटा, है ना। कितने डिग्री पर गर्म हो रही होंगी, बोलो 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 बोलो, कितने कितने डिग्री पर गर्म हो रही होंगी, 2000 डिग्री सेल्सियस पर तीनों चीज गर्म हो रही होंगी, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी। आपको पता है मेरे बच्चे कि प्रोटॉन जो होता है ना, ये प्लस होता है, न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो होता है। तो बेटा जब इसने 2000 पे गर्म किया गैस के परमाणु को, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों गर्म होते हैं। लेकिन पता है बाबू, इन तीनों में सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में सबसे हल्का जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब 2000 डिग्री पर गर्म किया गया गैस के परमाणु को, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए, और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, मतलब ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर चले जाते हैं, मतलब एटम को ही छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं बेटा, ये एटम को छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। क्या होता है, जब इसने 2000 डिग्री पर गर्म किया गैस के परमाणु को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, एटम को छोड़कर, परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा प्लस, और बाहर कौन चला गया, माइनस। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है। तो बेटा अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बीकर ऊपर से क्या है, बंद है। ये जो बीकर है ऊपर से क्या है, बंद है। तो बाहर तो वो जा नहीं पाएंगे बेटा, है ना। कोशिश तो की इलेक्ट्रॉन ने बाहर जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे। फिर से धड़ाम इससे टकराएंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बीकर के, ये जो बीकर है इसके एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो माइनस 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 एक साइड में हो गए, और प्रोटॉन इधर हो गया, प्रोटॉन इधर बच गया। तो प्रोटॉन एक साइड में हो गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड में हो गया। बेटा अब गैस जो है वो प्लस माइनस में बट गई। गैस किस में बट गई, प्लस माइनस में गैस बट गई। ऐसी गैस जिसमें प्लस माइनस होते हैं उसको हम आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आयनिक गैस के नाम से जानते हैं। ऐसी गैस जो प्लस माइनस में बट जाती है
उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइज्ड गैस। ठीक है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है वो क्वेश्चन क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जब इस इरविन ने 2000 डिग्री पर गर्म किया गैस से भरे हुए इस बर्तन को, तो क्या बर्तन टूटेगा नहीं, इतना डिग्री तापमान पे बर्तन नहीं टूटेगा? तो मैं कहूंगा हाँ बेटा, बर्तन टूटेगा। और जैसे ही बर्तन टूटेगा, प्लस किससे टकराएगा, क्योंकि प्लस इधर है माइनस इधर, प्लस किससे टकराएगा, माइनस से टकराएगा। और जैसे ही प्लस माइनस से टकराएगा तो यहाँ पे एक स्पार्क बनता है। स्पार्क का मतलब है चिंगारी बनती है। और बेटा इसी स्पार्क को केमिस्ट्री की भाषा में प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहा जाता है। इसी स्पार्क को क्या कहा जाता है बेटा, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? इस स्पार्क को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कितने बच्चों को ये समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखो। कितने साथियों को ये समझ में आ गया? ठीक है, एक बार यस लिखेंगे। ठीक है, एक बार यस लिखेंगे जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया ये। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लो, सन, सूर्य, स्टार्स, तारे, ये सब जितना भी सूरज के ऊपर सब कुछ चमकता है सब प्लाज्मा है। तारों में जितना भी चमकता है सब प्लाज्मा है। वेल्डिंग होते देखा है बेटा आपने, वेल्डिंग होते देखा है, वेल्डिंग होते देखा है लोहे के ऊपर, ये सब प्लाज्मा है बेटा। ठीक है, ये सब गैस के कारण। अब ये मत कहना सर माचिस की तीली प्लाज्मा होती है, नहीं भाई, मैंने ये कहा कि ऐसी चिंगारी जो गैस के कारण बनी हो। माचिस की तीली में कौन सी गैस होती है, नहीं, ऐसी चिंगारी जो गैस के कारण बनती है बेटा। ट्यूबलाइट किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबलाइट जो कमरे में लगी हुई है तुम्हारे में, ये भी प्लाज्मा का उदाहरण है। तो इन सब में गैस भरी जाती है, इन सब के अंदर क्या भरी गई है, गैस। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट के अंदर भरा जाता है पारे के वाष्प, मरकरी वेपर्स भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? मरकरी वेपर्स, पारे के वाष्प। ऐसी वेल्डिंग होती है तो कौन सी गैस यूज होती है? एसीटाइलिन गैस का प्रयोग होता है। जब एसीटाइलिन गैस बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो वो चमकने लगती है, एसीटाइलिन गैस। तारों और सूरज के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस पाई जाती हैं सूरज और तारों के ऊपर। हाइड्रोजन और हीलियम दो गैस पाई जाती हैं बेटा, क्लियर है? और तारों का जो चमक होता है ना, अगर मैं पूछूं तारों का अलग अलग रंग कैसे होता है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि तारों का रंग अलग अलग कैसे होता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, उनका तापमान अलग अलग होता है। अगर कोई पूछ ले ना कि तारे अलग अलग रंग के क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज देयर टेम्परेचर इज डिफरेंट, उनका रंग अलग अलग होता है क्योंकि उनका तापमान अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं इस क्वेश्चन को, वो कहते हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पर है, अलग अलग दूरी पर है, इसीलिए वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। गलत बात, तारे अलग अलग रंग के इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका तापमान अलग अलग होता है। तो साथ ही सबको प्लाज्मा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पांचवी स्टेट जिसका नाम है, लिखें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचवी स्टेट का नाम लिखें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? एक बच्चा कह रहा है बेटा वेल्डिंग में एसीटाइलिन गैस प्रयोग होती है, लिख लो। मैं वैसे पढ़ाऊंगा, जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वेल्डिंग में हिंदी में भी वही रहेगा नाम, एसीटाइलिन गैस। ठीक है, इनके ऊपर कौन सी गैस बताई मैंने आपको? हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। क्लियर है आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन? आगे चलें बेटा। अब हम चलते हैं पांचवें वाले पर जिसका नाम क्या है, लिखें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, इसका नाम डालें। मोनू कह रहे हैं, मोनू क्या नाम है, मोनू श्रीवास्तव कह रहे हैं सर हमारा ऐप बैच कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमने बार बार कमेंट किया था।
हाँ बेटा, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप एक कमेंट है और या तो आप हो सकता है कुछ गलत कमेंट किया होगा, या फिर जैसे स्पैम वाला एक वो होता है हमारी टीम के पास, कि जैसे मान लो आप कोई ऐसा चीज़ है जो गलत बोल रहे हो या तो किसी को, या फिर आप एक कमेंट को रिपीट कर देते हो तो स्पैम में आ जाता है और आपका बैच कैंसिल हो सकता है, या आपके कमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये सिस्टम के अंदर आता है, यानी कि टेक्निकल टीम आपको गलत ठहराती है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बेटा अगला स्टेट हमारा आता है ना। अब सुनो बच्चों, तो इसकी खोज सबसे पहले कब हुई? जैसे प्लाज्मा की खोज कब हुई थी? 1920 के अंदर हुई थी। लेकिन बच्चों इसकी खोज 1925 के अंदर हुई, और दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की। कितने वैज्ञानिकों ने? दो साइंटिस्ट ने इसका खोज किया बेटा। एक है हमारा, देखो जो बोस लिखा हुआ है ना, इनका पूरा नाम होता है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या होता है? सत्येंद्र नाथ बोस। और दूसरा जो नाम लिखा हुआ है आइंस्टीन, इनका नाम होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका नाम क्या होता है? अल्बर्ट आइंस्टीन इनका नाम होता है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों इन्होंने इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का डिस्कवरी यानी कि खोज किया, बट कैसे किया अब उसे समझते हैं। देखो बेटा, इन्होंने क्या देखा, ये बहुत चालाक थे, ये बहुत चालाक व्यक्ति थे। पता है इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि यार जब किसी सॉलिड को, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड का मतलब द्रव में बदल जाता है। और लिक्विड को गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। और गैस को जब कितना गर्म करते हैं? गैस को जब 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वो आपका प्लाज्मा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? प्लाज्मा में बदल जाता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि सर, एक बच्चा लिख रहा है सर कुछ शायरी बोल दीजिए। शायरी मुझे आती कहाँ है बेटा, शायरी मुझे आती नहीं है भाई, कुछ सीखना पड़ेगा मुझको शायरी, है ना। तब तुम्हारे लिए फिर मैं शायरी बोला करूँगा, क्या आया करूँगा मैं, डेली शायरी सीखा करूँगा। तुम लोग शायरी के दीवाने हो एकदम। हम्म? तो शायरी तुम्हारे लिए फिर मैं बोला करूँगा। एक तो तबीयत बहुत ख़राब है यार, आज पता है सुबह से इतना पढ़ाया कि तबीयत ख़राब होगी। मैराथन भी ली थी, इस वजह से आपकी क्लास दिन में नहीं हो पाई थी। भानु बेटा कोई बात नहीं, मैं भानु को शायरी ज़रूर सुनाऊंगा, पक्का कह रहा हूँ। भानु किसी दिन 2-3 शायरी बढ़िया बढ़िया से याद करके लाऊंगा और फिर भानु को शायरी सुनाऊंगा। तो सॉलिड को जब गर्म करते हैं किस में बदलता है? लिक्विड। लिक्विड को गर्म करते हैं किस में बदलता है? गैस में। और गैस को जब 2000 पे गर्म करते हैं तो किस में बदलता है? प्लाज्मा। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार देखो ये तो स्टेट लगातार आ रही है, पहली, दूसरी, ये तीसरी है, ये क्या है? चौथी। इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो क्या ही बढ़ाओगे, ठीक है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो आप क्या ही बढ़ाओगे। तो क्यों ना टेम्परेचर को कम करके देखा जाए, बढ़ाने की जगह टेम्परेचर को घटा के देखा जाए। बिल्कुल, बढ़ाने की जगह टेम्परेचर को कम करके देखा जाए। आप मुझे ये बताओ कि मैटर किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर मैटर, इन्होंने बोला जब हम किसी मैटर को, यानी किसी पदार्थ को सुपर लो टेम्परेचर, बेटा मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वो हर चीज होती है जिसके अंदर मास होता है, द्रव्यमान, और जो चीजें जगह घेरती हैं, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जो चीजें जगह घेरती हैं उसे पदार्थ कहा जाता है, उसे मैटर कहा जाता है। तो भाई इन्होंने कहा, बोस आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज क्या है? पदार्थ। पदार्थ को यदि सुपर लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, किस पर बेटा? सुपर लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। सुपर लो टेम्परेचर का मतलब होता है न्यूनतम तापमान पर। किस पर? न्यूनतम तापमान पर रखा जाता है। न्यूनतम तापमान पर रखा जाता है। यदि किसी पदार्थ को सुपर लो टेम्परेचर का मतलब है न्यूनतम तापमान, बहुत कम। कितना कम सर? -273 डिग्री सेल्सियस। कितना कम? -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर किसी भी चीज को आप इतने टेम्परेचर पर रख दोगे तो बेटा एक बात बताओ, मैटर किससे मिलकर बनता है? आप बोलोगे सर मैटर बनता था एटम से मिलकर। वे पदार्थ किससे मिलकर बनता था? परमाणु से मिलकर बनता था। तो जब आप किसी पदार्थ को इतने कम तापमान पर रखोगे,
इतने कम तापमान पे रखोगे, कितने पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे, तो वो पूरी तरीके से जम जाता है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है, उसके एटम, उसके परमाणु एकदम जम जाते हैं। और इस जमी हुई अवस्था को कहा जाता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कब दिया गया, ये 1925 में किसके द्वारा दिया गया, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा। बस इतना याद रखो कब बनता है, जब किसी पदार्थ को इतने डिग्री पर रखा जाता है, कितना, -273 डिग्री सेल्सियस। और बेटा साइंस में इस टेम्परेचर को पता है क्या कहा जाता है? विज्ञान में इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परम शून्य ताप, परम शून्य तापमान इसे कहते हैं। साइंस में इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान इसे कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है। सर इसके एग्जाम्पल क्या है? बच्चा पूछता है सर बीईसी के एग्जाम्पल क्या है? तो बाबू इसके ना कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। क्यों सर, एग्जाम्पल क्यों नहीं है इसके? क्योंकि बच्चों ये ऐसी स्टेट है, ये ऐसी अवस्था है, क्योंकि यह नेचर में पाई ही नहीं जाती। क्यों? प्रकृति में होता ही नहीं है बेटा। इतना टेम्परेचर कभी सुना है? कानों से कभी सुना है कि इतना टेम्परेचर होता है? नहीं, इतना टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कहीं पे होता है तो -10, -15, -20, -25, इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, पेपर में ये सवाल आता है, दिस इज नॉट द, लिख लो, बीईसी इज नॉट द, ये नोट करके लिखो, ये नोट करके लिखो, इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर, नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर लिखें। यह पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था नहीं है, प्राकृतिक अवस्था नहीं है, अवस्था नहीं है। याद हो गया? यह पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था नहीं है। ये बच्चों आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा होता है बेटा, जिसका नाम क्या था? मैटर, यानी पदार्थ। और पदार्थ की आज आपने क्या पढ़ा? अवस्थाएं पढ़ी। ठीक है, पांचों स्टेट आपने कंप्लीट कर ली। बस एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, कौन जवाब देगा सबसे पहले? ये भी देखेंगे कि आज इस क्वेश्चन का सबसे पहले कौन जवाब देगा। पदार्थ सबसे ज्यादा अपनी पांचों में से कौन सी स्टेट में पाया जाता है बेटा? एक बच्चा कह रहा है लिक्विड और द्रव में क्या अंतर है? अरे लिक्विड को हिंदी में द्रव, द्रव कहते हैं बेटा। बीईसी का फुल फॉर्म एक बच्चा पूछ रहा है, पागल हो गए हो तुम? अरे बेटा बीईसी का फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे शॉर्टकट में बीईसी कहते हैं बेटुआ, बीईसी। ठीक है, अब तुम बताओ पदार्थ सबसे ज्यादा पांचों में से कौन सी स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, या बीईसी में? तो बेटा ये नोट करके लिख लो पॉइंट, क्या कि पदार्थ सबसे अधिक, सबसे अधिक अपनी अपनी प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, ये लिख लो। और कितना पाया जाता है? लगभग 99%, 99% लगभग। लिख लो, मैटर इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा इन मोस्ट अबाउंडेंट, मैटर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा इन मोस्ट अबाउंडेंट, पदार्थ सबसे अधिक अपनी प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, वो भी लगभग 99%। तो बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम क्या था हमारा? मैटर, पदार्थ नाम का चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, कैसा लगा क्लास बेटा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। यहाँ से अब मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में बताना है क्या, इन तीनों का जवाब मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? चलो मैं ही बता देता हूं बेटा,
100 डिग्री सेल्सियस। आप चलो इसका बताओ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हिमांक बिंदु क्या होगा, हिमांक बिंदु क्या होगा, कौन बताएगा? तो आप याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पानी का घनत्व कितना होता है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है? तो लिख लो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेटा ये होता है पानी का अधिकतम घनत्व है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। पानी का अधिकतम घनत्व ये होता है। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपका होता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है ये भी याद रखना। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, तीनों बात। ठीक है साथी, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल आपकी क्लास वही 12 बजे ही आपकी, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 1 बजे ही आपकी चलेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, गुड नाइट।